धर्मपत्नी ने बड़ी ऊंची आंखें दिखाकर धमकाकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुझसे बोलना नहीं, यहाँ पर घर पर जाके बहुत बोल बोल करती हैं, आप घर पर ही बोलो, या आप गुरु के घर में हैं, मुझे पाठ सुनने दो। और मैं ये पाठ को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था, जिसको आप बड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जिसका विवरण शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो फिर पाठ और भी आगे बढ़ा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चौकड़ी मारने के बाद करीबन 20-25 मिनट और गुजरे होंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव्स में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से, राइट इन द सेंटर ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हालांकि गुरु तो खुद ही प्रकाश है, हम उन्हें प्रकाश कहते हैं, और परमात्मा भी खुद प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश कह लो। तो उसमें से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहाँ से चली। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया कि पापा इतने अच्छे भी लगते हैं, चेहरा भी थोड़ा बदला हुआ है, मम्मी के पास बैठे हैं, और मेरे साले की बेटी पूजा भी वहीं बैठी है। तो एक यादगिरी के रूप में मेरी बेटी को ये ख्याल आया। उस वक्त तो वो 17 साल की थी, अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी, और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। और ये भी एक अजीब सी बात है कि उसका तस्वीर लेना और वो लाइट का प्रकट होना एक ही टाइम पर हुआ, और वो तस्वीर में सारी घटना कैद हो गई। लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ये नहीं पता चला कि उसने ज्योत की तस्वीर ली है, क्योंकि उसकी नज़र तो मेरे पर, क्योंकि नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। मेरी बेटी ने ले ली, और हमने उस वक्त तो महसूस नहीं किया कि ये सब क्या हो गया है। कई लोगों ने ये तस्वीर देखी, वहाँ से जितने बंदे गुजर रहे थे वो अजीब सा दृश्य देखकर वहाँ पर बैठ गए। वो रोशनी मैंने अनुभव किया, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लाइट मेरे पास आई, कैसे उसके 2 हिस्से हुए और यहाँ से कैसे प्रवेश कर गए। जैसे ही वो शरीर में वो लाइट जला देने वाली लाइट नहीं थी जो मोमबत्ती पर आप देखते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ़ निकाला हो। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये जो कान डॉक्टरों ने कहा था कि ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं सुन पाओगे, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है, और हर 3 महीने इसकी टेस्ट भी होती है, और ऑडियोग्राम में लिखा जाता है, डॉक्टर लिखते हैं कि ये कान बिल्कुल नॉर्मल है, और मुझे आज भी बहुत स्पष्ट सुनाई देता है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस वक्त उस दिन से वो माइग्रेन हेडेक के लिए मुझे मॉर्फिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। काफ़ी खतरनाक होता है मॉर्फिन, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है फिर। लेकिन उस दिन से ये मेरा सर दर्द ख़त्म हो गया। अब मेरी धर्मपत्नी ऊंची आवाज़ में मुझे डांटे तो भी मेरा सर दर्द मुझे अनुभव नहीं होता है। और फिर हम 48 घंटे बैठने का निश्चय कर लिया। मैंने इतना ये पाठ को एंजॉय किया, मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है
तो तुसी दौड़ परे हो जाओ। और बेटी को कहा कि मेरे लिए कोई सॉलिड फूड लाना नहीं, और पानी में नींबू और शहद डाल करके एक बोतल यहाँ रख दो। जब मुझे 5 गिलास पीने की प्यास लगेगी तब मैं केवल 5 घूंट इसमें से पीऊँगा, सो दैट इट मीट्स माय वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि वहाँ फ्रेश होने के लिए उठकर कहीं जाना पड़े नहीं, क्योंकि ये अखंड पाठ है जो खंडित नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ से उठा तो इतना पाठ में मिस कर जाऊँगा। तो मैं वहाँ बैठा रहा। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि ये स्ट्रेचर तैयार है, तुसी लेट जाओ यहाँ पर, हम उठा के ले जाएं। मैंने कहा मैं ये स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक से चल रहा हूँ। थोड़ा चलने के बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं चलते चलते नहीं, आज भी याद है मैं यहाँ से गुजरा था दौड़ते दौड़ते, और मैं 16 नंबर के कमरे में श्री गुरु अर्जुन देव निवास में पहुँच गया। आज भी एंट्री है, किसी को देखना है 5th में 2000 वाली, जब हम यहाँ रहते थे, वो भी एंट्री आज भी रजिस्टर में दर्ज है। कई पत्रकार जाकर देख भी आते हैं। मैंने मेरी बेटी को कहा कि चलो, अभी भी मुझे ये पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है, तुसी समझ लो बड़े ध्यान नाल। ये तो तब पता चला कि जब रिपोर्ट्स आने लगे डॉक्टरों के। मैंने बेटी को कहा कि आप स्नान करो जल्दी, हम पहले तो जलियांवाला बाग देखने जाएंगे, और वहाँ सिखों ने कि कैसी कुर्बानी दी है, तो बॉर्डर, वाघा बॉर्डर भी जाएंगे। सिखों के प्रति मुझे हमेशा बहुत ही आदर रहा है। मेरे पिताजी काफ़ी विद्वान साइंस राइटर थे, और बम्बई में जन्मभूमि ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चीफ एडिटर भी रहे। उसको नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने कई सारी कहानियाँ मुझे सुनाई थी जब हम छोटे थे, रणजीत सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की। छोटे थे, बहुत समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों के प्रति बहुत आदर रहा कि 97% ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे who were hanged by Britishers, all of them were Sikhs, they were Sikh boys. आज भी आप भारत के लश्कर में से सिख फौजी को निकाल दो तो फिर तो पाकिस्तान और चाइना का आर्मी कन्याकुमारी तक आ जाएगा। तो ये सारी बातें मेरी बेटी को मुझे बतानी थी। ये सारी बातें बताई। अभी तो वो अपना नाम भी लिखती है, तो अभी मेरी बेटी का नाम हेली है। तो अभी मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो कहती है हेली कौर। तो मेरी सरनेम भी नहीं लिखती है, हेली कौर ही लिखती है। और आप जैसे पुष्प ड्रेस भी पहनती है, हालांकि उसकी मौसी का भी प्रभाव है, क्योंकि वो तो खुद सिख बन गई है। बाद में हम दिल्ली गए, अभी भी पता नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली में वहाँ के जो मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, वो सूरत के काशीराम राणा, उनके बंगलों पर हम रहे। उन्होंने कहा कि आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, 22-25 दिन आपकी लाइफ के बाकी है, तो आप मेरी गड्डी और ड्राइवर ले जाओ, एयर कंडीशन, गर्मी बहुत है, और अप्रैल मई महीने में तो बहुत धूप होती है। तो हम चले गए वहाँ पर। फिर मैंने बेटी को ताजमहल दिखाया, वापस आए, और वहाँ काशीराम राणा ने कहा कि यहाँ कुछ नमूने आपके भी दे दो, लहू के, हड्डी के, हम टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट आपको सूरत भेज देंगे। हम 25 तारीख को जब सूरत पहुँच चुके थे, तो डॉक्टर KC शाह जो चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेरी टीम के,